हाँ अनम्यूट कर दो एक बार। हाँ पूछो तो। हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब अनम्यूट है। तो आज मेरा भी, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आप लोगों से बात की जाए। अब तक तो आप चुपचाप बैठ के पढ़ते रहे हो, अब आप बोल सकते हैं। बताओ, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है केमिस्ट्री? आ रही है बोलिए, मैम। थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है ऊपर से जा रही है? कहाँ गए रितिका? आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ पा रही क्या आप लोगों तक? आ रही है मैम। आ रही है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र गोयल। क्या? पुष्पेंद्र गोयल। पुष्पेंद्र गोयल। मैथ से हो या बायो से? मैथ से। समझ में आ रही है फिजिकल? क्या? हाँ मैम, ये तुम अपनी शेयरिंग स्क्रीन करती हो ना, हाँ तो थोड़ा जो पीछे तुम समझाती हो ना, वो धुंधला धुंधला सा आता है। मतलब कैसे स्क्रीन, मतलब बोर्ड बोर्ड धुंधला? अच्छा, स्क्रीन जो शेयर करते हैं, मतलब जो नोट्स की मत स्क्रीन शेयर। हाँ हाँ यो हाँ हाँ, तो उसके बाद जो जो पढ़ाती हो ना, वो धुंधला होता है, तो डिस्टर्ब सा होता है। ये अब आप बोल दिया करो। बेटा ऐसा है, आप मेरी बात सुनो एक बार, है ना। हाँ बोलो। आपके लिए जो स्क्रीन शेयर की जाती है ना, आज से वो केवल आपके लिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड इतनी ही देर के लिए की जाएगी। उसमें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर बाद में नोट्स बनाते रहना आप, ठीक है ना। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। उसके बाद में आपकी प्रॉपर जो स्क्रीन बड़ी है वही चलती रहेगी। ओके। हेलो, सुन पा रहे हो या नहीं? हाँ हाँ सुनवा रहे। हाँ, तो इसी तरह से आपकी चलेगी, ठीक है। हाँ तो ओके बताओ, सर। कोई डाउट्स हैं अब तक की क्लास में? कोई प्रॉब्लम्स? पुष्पेंद्र कौन, कहाँ पे, कहाँ गए सब बच्चे? डर की वजह से भाग गए क्या? सभी ने अपने आप कर लिए हैं अपनी। अच्छा, खुद ही मोबाइल म्यूट कर लिया। चलो कोई नहीं, स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्लास। आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से ये यूनिट को खत्म करने की तरफ चलेंगे, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। पहला तो है आपका थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है थर्मोकेमिस्ट्री। एक्चुअली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए थर्मोकेमिस्ट्री इज बेटर देन थर्मोडायनेमिक्स, वो बताऊंगी क्यों। लेकिन मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप थर्मोडायनेमिक्स
ज्यादा अच्छे से करें, क्योंकि उस नोट्स ये वाले कर चुके हैं, ये कल थोड़ा क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी तो समझ में नहीं आया होगा, ये करवाऊंगी आज, ये कंप्लीट यहाँ तक करवा दूंगी आज, ये वाला पेज। हाँ, तो कल की क्लास थोड़ी डिस्टरबेंस की वजह से ठीक से हो नहीं पाई, तो कल जो मैंने कराया, कल के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगी कि ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता में एक्चुअली मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी थी, नोट्स के अंतर्गत डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है बच्चों, तो आप लिख लेना, ये बोल रही हूं मैं, आप लोग पेन कॉपी अपने साथ निकाल के रखिए, कहीं भी लिख लेना कि किसी पदार्थ के ताप को, किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की, आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता। अब चूंकि ऊष्माधारिता 2 तरीके से डिफाइन है, एक तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और एक स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। तो मैं तो मतलब आपको एक मेन कंसेप्ट की ओर लेके चलूंगी कि आप स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का फॉर्मूला कैसे डिस्क्राइब करेंगे और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता के लिए फॉर्मूला कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद इन दोनों में क्या है, इन दोनों में संबंध की बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं, चूंकि मुझे स्थिर आयतन पर निकालना है, तो नोट्स के अंतर्गत आपकी पहली लाइन लिखी हुई है, माना स्थिर आयतन पर जो इंटरनल एनर्जी है, माना फंक्शन है ताप और आयतन का। किसका फंक्शन है? ताप और आयतन का फंक्शन है। मानो ये ई को आपको पता है क्या है, ये ई एग्जैक्ट अवकल समीकरण है। तो जरा फटाफट से मुझे बताओ कि मैडम इसका अवकलन क्या होगा? पूर्ण अवकलन डीई बराबर डेल ई किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष dt, किसको नियत करते हुए? आयतन को, प्लस डेल ई ओवर डेल बी टी डीवी। यहां तक कर चुके हैं हम। इसके बाद देखना, ये हो गया माना समीकरण 1। ये अवकलन के बाद आप देखिए मैं क्या कर रही हूं, माना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लेकर चलेंगे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता है? डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा ई बराबर क्या होता है? क्यू माइनस डब्ल्यू। अच्छा जरा देखना, अगर मैं इसका अवकलन करूं दोनों ओर, तो माना इसका अवकलन कर दिया तो ये तो आ गया डी, आंशिक अवकलन। अवकलन का मतलब होता है, यहाँ पे अवकलन नहीं है, मेन तो ये होता है कि हल्की सी वैल्यू हम थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, मतलब इंटरनल एनर्जी में सूक्ष्म मात्रा में वृद्धि, इंटरनल एनर्जी में सूक्ष्म मात्रा में वृद्धि, जिसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है? क्यू, क्यू में सूक्ष्म मात्रा में वृद्धि। तो मैं ऐसे लिख रही हूं, डेल क्यू माइनस के डेल डब्ल्यू। ठीक है, चूंकि W बराबर क्या होता है? W बराबर P डेल्टा V। W बराबर क्या होता है? P डेल्टा V। पूरे फंक्शन में प्रेशर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या करेंगे? डेल W बराबर डेल W, P को तो बाहर निकाल लो और इसका डेल V या dV कर दो अवकलन, ये रहा dV। अभी बताऊंगी, ये तो मैंने ऐसे लिखा है। इस मान को, इस डेल्टा W के मान को इस इक्वेशन में रखना, डेल्टा W के मान को इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा? यहां से देखना, फटाफट देखना, इक्वेशन 2 में डेल W का मान रखने पर, डेल W का मान रखने पर, रखना मान, रखोगे मान तो क्या आएगा यहाँ पे? DE बराबर डेल Q, ठीक है, माइनस के PdV। क्या आ गया? माइनस के PdV। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दी मैंने, माना ये इक्वेशन 3 है। एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार देखना मैंने क्या कहा, ये क्या हो रहा है? प्रक्रम स्थिर आयतन पर संपन्न हो रहा है, स्थिर आयतन पर संपन्न हो रहा है, इट मींस समायतनिक प्रक्रम है। समायतनिक प्रक्रम है तो इसका मतलब dV बराबर क्या होगा? 0। तो dV बराबर मैंने क्या कर दिया? 0। ये सारे मान समीकरण 1 में रखो। जैसे ही आप सारे मानों को समीकरण 1 में रखोगे तो कैसे करोगे? DE बराबर क्या आ गया? यहां से देखो,
डेल क्यू समीकरण एक में मान रख रही हूं माइनस के पीडीवी बराबर क्या आया, क्या आया, डेल ई ओवर डेल टी वी डी टी प्लस डेल ई ओवर डेल वी टी डीवी। ये मान रख दिया मैंने। चूंकि स्थिर आयतन पर संपन्न हो रहा है तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 0 होगा या नहीं होगा। ये डीवी बराबर 0, इस मान को यहां रखेंगे तो क्या बचेगा, डेल क्यू बराबर डेल ई ओवर डेल टी वी डी टी, ठीक है। और यहाँ पे dv बराबर 0 है तो ये तो 0 हो गया, हुआ या नहीं। अरे मल्टीप्लाई dv बराबर 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। यहां से जरा निकालना, डेल q ओवर dt, ठीक है, बराबर डेल ई ओवर डेल टी वी। ताप के सापेक्ष ऊष्मा में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, इसको कहते हैं सीवी। क्या होता है, सीवी। तो सीवी बराबर क्या आ गया बच्चों, डेल ई ओवर डेल टी वी। ये सीवी आ गया। ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं सीवी को, कि सीवी किस तरीके से कैलकुलेट किया है मैंने, इस तरीके से। एक बार मुझे फटाफट चैट के थ्रू बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि दोबारा समझानी है। कोई डर नहीं है, है? अच्छा अच्छा, हाँ एक बार और समझा दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रही हूँ आपसे बिल्कुल निष्फिक्र होके पूछा करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं एक बार नहीं 2 बार, मैं पढ़ाने आती हूँ, आप पढ़ रहे हो, बस बेचारे इतना टाइम ले रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस कोई बात नहीं, आप 3 बार पूछो 4 बार पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैं जब हार नहीं रही तो आप पूछने से मत हारो, कितनी बार पूछो। मैंने क्या बोला, स्थिर आयतन पर मैंने ऊष्मा धारिता को डिफाइन करने का सोचा है, कि स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता कैसे डिफाइन की जाएगी। तो मैंने माना आंतरिक ऊर्जा E फंक्शन है ताप और आयतन का, ठीक है। इसका जरा डिफरेंशियल करना, पूर्ण अवकलन करोगे तो स्थिर आयतन पर पहले ताप के सापेक्ष अवकलन, स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष अवकलन। ये तो समझ में आ गया इक्वेशन फर्स्ट कैसे निकाली है। इसके बाद क्या करेंगे, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, ये हो गया। इसका जरा अवकलन कराना, आंशिक अवकलन की बात करेंगे। ध्यान रखना डेल से डी का मतलब मेरा ये है हल्का सा एक इंटरनल इतनी सी चेंज हो रहा है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में तनिक सी वृद्धि, थोड़ी सी। ये डेल क्यू का मतलब क्या है, क्यू में तनिक सी वृद्धि यानी कि छोटी सी वृद्धि के बारे में बात करेंगे। और डब्ल्यू का मतलब क्या है, ये डिफरेंशियल कर दिया मैंने। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पीडीवी। इसमें डब्ल्यू की मान रखोगे आप तो डेल डब्ल्यू क्या आ जाएगा, पी, तो क्योंकि पूरे में ही कांस्टेंट है, पी तो मैंने कहीं लिया ही नहीं है। अभी मैं बात करूंगी स्थिर दाब पर तो अलग तरीके से परिभाषित करूंगी, पी तो मैंने कहीं लिया ही नहीं है, पी बाहर आ गया। और वी का आंशिक अवकलन कराओगे तो मैंने मेरी मर्जी से डेल को डी कर दिया है। एक्चुअली में कई जगह पर अक्सर कर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 एग्जाम्पल के अंतर्गत हम बात करेंगे कि ये थोड़ा चेंज क्रैश कर जाता है। बाकी तो ध्यान रखो, जैसे डेल, ठीक है, ये वाला डेल, ये वाला डेल और ये वाला डी, और एक ये वाला डेल्टा। ध्यान समझना, इस डेल्टा का जब आंशिक परिवर्तन करते हैं तो हमेशा से ये डी आएगा, और कोई सिंगल का आंशिक अवकलन करते हो तब ये वाला डेल आता है, या फिर हम ये वाला डेल भी यूज कर लेते हैं। इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों एक जैसे, चाहो तो आप ये यूज करो, चाहो तो आप ये यूज करो, नो चेंज। लेकिन अगर आप इन दोनों की बात कर रहे हो तो बहुत जगह पर इस डेल का अवकलन डी के फॉर्म में कर दिया गया है। तो देखना, ये डेल को क्या कर दिया मैंने, पीडीवी कर दिया। इसका मान जरा यहां रखना, रखोगे तो क्या आएगा, डी बराबर डेल क्यू माइनस के पीडीवी। आया कि नहीं आया, ये चीज आ गई समीकरण 3। चूंकि प्रक्रम स्थिर आयतन पर संपन्न हो रहा है, स्थिर आयतन पर संपन्न हो रहा है तो डीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये डीवी इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद क्या है, डेल क्यू माइनस के क्या आ जाएगा, ये वैल्यू रखो, डेल क्यू माइनस के पीडीवी, यहां वैल्यू रखो समीकरण 3 में। डी का मान क्या है, डेल क्यू माइनस के पीडीवी बराबर, ये पूरा एग्जैक्ट ऐसा है जैसा कि जैसा आ गया, ये आ गया। चूंकि प्रक्रम स्थिर आयतन पर संपन्न हो रहा है तो डीवी बराबर मैंने क्या कर दिया, 0। तो डीवी बराबर क्या हो गया, 0। ये वाली चीज 0 हो गई।
ये वाली चीज जीरो हुई तो केवल बचा क्या, डेल क्यू, ये जीरो, क्योंकि स्थिर आयतन पर बात कर रहे हो तो ये जीरो, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ डेल क्यू, और यहाँ क्या बचा, डेल ई ओवर डेल टी वी डी टी। ठीक है, और क्या आ गया, ये यहाँ पे डी टी को नीचे ले जाओ, डेल क्यू ओवर डी टी बराबर की डेल ई ओवर डेल टी वी। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में सीवी के फॉर्म में रख दिया है मैंने कि ये स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल ई ओवर डेल टी वी। मतलब ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता के नाम से जानी जाती है। ये तो होता है सीवी निकालने का फॉर्मूला। और अभी पूछे थे नोट्स कब से बनाए, तो फिर मैं आपको लिख के स्टाम्प पे दूं कि नोट्स लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्या मैं आपको लग रहा है कि मैं आपको लिखवा पाऊंगी नोट्स? अगर मैं वीडियो के अकॉर्डिंग खुद से नोट्स लिखवाऊंगी तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा। जो आपके पास स्क्रीनशॉट आ रहा है, जो भी आपके पास स्क्रीन पे आपको शेयर कर दिया गया है, उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, और स्क्रीनशॉट लेके 10 सेकंड के अंतर्गत फिर उसको फटाफट से आप बाद में नोट करते रहो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास के अंतर्गत मैं 3 से 4 पेज कराऊंगी डेली। ज्यादा फास्ट नहीं चलेंगे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत टफ यूनिट मानी जाती है फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है ना, अब आगे देखिए, आगे मैंने क्या कहा, अब देखना एक बार, यहां से मिटा रही हूं मैं, अब देखना क्या कर रही हूं मैं। यहां पे मैंने क्या कर दिया, ये आ रहा है सीवी बराबर, एक बार देखना, डेल ई ओवर डेल टी है या नहीं। ठीक है, इस डेल टी को जरा इधर ले जाओ, सीवी डेल टी इक्वल टू डेल ई। माना कि ये दो स्टेट हैं जिसमें पहली पर इंटरनल एनर्जी E1 है, दूसरे पर E2 है। E1 है, E2 है, और टेम्परेचर स्टार्टिंग में T1 है, फिर T2 है। जरा इसका समाकलन कर दो। जैसे ही समाकलन करोगे तो कैसे लिखोगे, सीवी डेल टी कहां से कहां तक, T1 से T2 बराबर डेल ई E1 से E2। ठीक है, इसका जरा सीवी क्या है, एक नियत स्थिरांक है सीवी। अच्छा बताओ, डेल टी का समाकलन क्या होगा टी के सापेक्ष, डेल टी का समाकलन एक्स का ध्यान होगा, मैंने क्या बताया था, एक्स का समाकलन डीएक्स का समाकलन क्या बताया था, 1 था या नहीं था? तो ध्यान रखना, डेल टी का समाकलन क्या हो जाएगा, 1। तो सीवी टी T1 से T2 बराबर E1 से E2। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समाकलन नहीं आया, मैडम ये समाकलन कैसे किया है, बताना मुझे फटाफट। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, मैथ वाले तो जानते हैं कैसे करते हैं समाकलन। हाँ बताओ फटाफट। अरे वो बात कर लेंगे नोट्स वोट्स की, आप लोग क्या, नोट्स कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स तो भले ही आप कॉलेज आके मुझसे ले जाना, उसकी कोई टेंशन नहीं है, किसी दिन एक एक दो दो करके स्टूडेंट्स ले जाना, नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। और रही इसकी बात, तो पीडीएफ के थ्रू इसलिए नहीं भिजवा रहे, उसका रीजन है कि पीडीएफ के थ्रू इसलिए नहीं भिजवा रहे कि फिर सब स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएंगे। सर का मेन ये है कि जो क्लास ले रहे हैं रेगुलर, केवल उन्हीं के लिए नोट्स प्रोवाइड होंगे। अब देखना, बताना मुझे ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि मैडम मुझे समाकलन आ गया समझ में, बताओ फटाफट। ओके चलिए आगे देखना, क्या करेंगे, लिमिट लगाओ, टी की जगह पर पहले बड़ी लिमिट T2 माइनस T1 बराबर E2 माइनस E1। ये नोट्स तक खत्म हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये तो CV T2 माइनस T1, और इसको कह दिया है डेल्टा E। अब आप कहोगे कि मैडम ये चीज क्यों कराई, तो उसका ये रीजन है कि जो ये वाली इक्वेशन होती है वो बड़े बड़े परास के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे माना टेम्परेचर 0 से डायरेक्ट 200 केल्विन हो रहा है, तो ये इक्वेशन काम नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म परिवर्तन के लिए है, ताप में सूक्ष्म परिवर्तन के लिए प्रदर्शित की जाती है। लेकिन ये इक्वेशन के अंतर्गत जब मैंने इसका समाकलन कर दिया, तो चाहे T2 की वैल्यू आप करोड़ों में रख लो, 1 करोड़ 2 करोड़,
और T1 की वैल्यू चाहे कितनी भी छोटी रख लो, आप आराम से CV का मान कैलकुलेट कर पाएंगे। ये रीजन है कि मैंने नोट्स के अंतर्गत लास्ट में इसका इंटीग्रल करके दिखा दिया है कि ये ध्यान रखना, नोट्स में नहीं लिख रहा है, यहां लिख देना, ये बड़े ताप परास के लिए है। परास जानते हो, परास का मतलब होता है कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस हो अगर टेम्परेचर के अंतर्गत। ये एक तो होता है आंशिक परिवर्तन। आंशिक परिवर्तन का मतलब क्या है, जैसे 1 करोड़ रुपए में आप 0.00000001 रुपीज बढ़ा दो, वो तो आंशिक परिवर्तन है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपसे कोई 1 करोड़ रुपए में पैसों में मांग लेगा, 5 पैसे दियो, 10 पैसे दियो, 1 रुपया दियो, आप दे दोगे, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ले मैं तुझे 1 करोड़ रुपए और दे रहा हूं, तब क्या ये इक्वेशन यूज आ पाएगी? तब ये इक्वेशन कभी यूज नहीं आएगी। तब हम कौन सी इक्वेशन काम में लेंगे? ये वाली, जब टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, ये तब हम यूज में लेते हैं। इसके बाद देखना, अब देखो, ये तो रहा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कैसे निकालते हैं। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया, मैं बाद में लास्ट में लिख दूंगी कि CV और CP का फॉर्मूला क्या होता है उस चीज के बारे में। अब देखना, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, तो देखना स्थिर दाब पर ठीक है, देखना ध्यान से, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा रही हूं दोबारा से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। क्या होगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम? डेल्टा E बराबर Q माइनस W, ठीक है। इंट्री डिफरेंशियल करो, हल्का सा चेंज, डी बराबर क्या आएगा? डेल Q माइनस के डेल W, और W क्या है? PdV, है या नहीं? यहां वैल्यू रख दो, DE बराबर डेल Q माइनस के PdV। ये नियत है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे DP से फर्क पड़ेगा, P से नहीं। अब देखो, अब मुझे दाब पर बात करनी है तो मुझे एंथैल्पी को लेकर चलना पड़ेगा। माना H जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का और प्रेशर का। एक बात बताऊं आपको, बहुत राजकीय की मैडम हमको टेम्परेचर और प्रेशर याद कैसे रहेंगे, तो आपके अंदर एग्जाम के अंदर जो चीजें आएंगी ना, वो एग्जाम में एक तो आपकी आंतरिक ऊर्जा पूछेगा, तो आंतरिक ऊर्जा हमेशा ताप एवं आयतन का फलन मान के चलना। आप किसी भी चीज में आप देख लेना, जब जब मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूंगी हमेशा फंक्शन को मान के चलूंगी, वो ताप और आयतन का फलन है। और जब मैं एंथैल्पी की बात कर रही हूं, वो हमेशा ताप और दाब पर परिभाषित की जाएगी। ये यथातथ अवकल है, क्योंकि इंटरनल एंथैल्पी चूंकि अवस्थाओं पर निर्भर करती है, और जो चीजें अवस्थाओं पर निर्भर करती हैं वो एग्जैक्ट इक्वेशन दर्शाती हैं अपना। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जरा इसका डिफरेंशियल करो, पूर्ण अवकलन करोगे तो क्या आएगा? DH बराबर डेल H ओवर डेल T P dt प्लस डेल H ओवर डेल P T dP, ठीक है। अब देखो, अब कैसे करेंगे? अब मैंने माना चूंकि स्थिर दाब की बात कर रहे हो, तो dP बराबर क्या आ गया? 0। स्थिर दाब पर क्या आ गया? dP बराबर 0। तो इस वाली इक्वेशन में dP बराबर 0 लिखना, तो क्या आएगा यहां से? DH बराबर डेल H ओवर डेल T P dt। देखना, dP बराबर 0 हो जाएगा, प्रक्रम स्थिर दाब पर संपन्न हो रहा है। ये dt को नीचे ले आओ, बहुत सिंपल इक्वेशन है ये, डेल H ओवर डेल T P। अब ये तो DH ओवर DT ध्यान रखना CP कहलाता है, और ये क्या हो गया फॉर्मूला? डेल H ओवर डेल T P। ये है CP का फॉर्मूला, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। अब मैंने वही चीज, ये चूंकि आंशिक परिवर्तन के लिए व्यक्त करेंगे क्योंकि डेल आ रहा है, लेकिन अगर परास बहुत ज्यादा हो तो कैसे करेंगे सॉल्व इसे? इस CP क्या है? ये है CP बराबर क्या हो गया? डेल H ओवर डेल T, हुआ या नहीं? वही सेम, डेल T को इधर ले जाओ, CP डेल T बराबर डेल H, इंटीग्रल करा दीजिए,
डेल टी सीपी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये नियत है T1 से T2 बराबर, ये तो मैं करा रही हूं, मैं कभी नहीं कराती, ध्यान रखना। मैं क्लास में होती तो आपको खुद करना पड़ता है, एक समझाने के बाद खुद से करना होता है। इसका इंटीग्रल क्या है, डेल टी का 1 का मल्टीप्लाई है, जिसके सापेक्ष करते हो वही संख्या आ जाती है टी। कहां से कहां तक अवकलन, समाकलन की लिमिट कहां तक, T1 से T2 बराबर, इसका इंटीग्रल क्या है h, कहां से कहां तक, H1 से H2, लिमिट लगाओ T2 माइनस T1 इक्वल टू CP आएगा, बराबर क्या आ जाएगा H2 माइनस H1, इसे क्या कह सकते हो डेल्टा H बराबर क्या आ गया CP T2 माइनस T1। ये इक्वेशन CP ज्ञात करने के लिए तब है जब ताप की परास बहुत ज्यादा हो। ये दो इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई, हम CP और CV कैसे कैलकुलेट करेंगे, आया कि नहीं आया बताओ। बंद हो गए, आगे बात करें। यहां तक समझने के बाद अब चलते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ। और इसलिए अब आप, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप अब तक कैसे पढ़ रहे थे, लेकिन इस डेरिवेशन को ध्यान से देख लेना, 100% पेपर में आएगा। आप लिखवा लो मुझसे, लास्ट ईयर ये नहीं आया है, मतलब इस साल का पेपर तो होना ही नहीं है आपका, लास्ट ईयर नहीं आया है तो इस साल डेफिनेटली आएगा। फिर कह रही हूं ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सीपी व सीवी में संबंध, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। सीपी क्या है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, सीबी क्या है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। ध्यान से समझना। अच्छा बताओ, सीपी बड़ा है या सीबी, पहले तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि सीपी बड़ा है या सीबी, बताना चैट पे, सीपी बड़ा है या सीबी, जल्दी बताओ, सीपी या सीबी। सीबी, सीपी कौन बोल रहा है, तो जरा मुझे रीजन बताओ सीपी बड़ा क्यों है। चलो सबकी बातों को नकारते हुए अभी पता कर लेते हैं कौन सही है या कौन गलत। सीपी का फॉर्मूला क्या था, फटाफट बताओ। सीपी का फॉर्मूला ये है या नहीं, सीपी का फॉर्मूला। और सीवी क्या है, कल की क्लास आपने ढंग से ली नहीं, मतलब जहां पे मैंने आपको एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, E प्लस पीवी, कल बताया था ना मैंने, एंथैल्पी क्या होती है, E प्लस पीवी, बताया कि नहीं बताया, E प्लस पीवी, E प्लस पीवी, E प्लस पीवी। ये देखना यहां पे, यहां तो केवल इंटरनल एनर्जी है और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के साथ साथ कोई कार्य और जुड़ रहा है, तो फिर बड़ा कौन, अरे ये देखना खुद ही देख लो, H का फॉर्मूला क्या है, E प्लस पीवी, और इसका फॉर्मूला क्या है, सिर्फ E। ये मानो मेरा 1 रुपया है, ये मानो मेरा 1 रुपया है और इसमें और 2 रुपए ऐड कर दिए, तो फिर ये तो 1 रुपया ही कहलाया और ये कितने हो गए, 3 रुपए। तो ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछता है कि बड़ा कौन है और क्यों, उसका रीजन बता दूं, नोट्स में लिख रहा है सीपी इज ग्रेटर देन सीवी ऑलवेज। जो सीपी बोल रहे थे बिल्कुल सही है और सीवी बोल रहे बिल्कुल गलत है। सीपी बड़ा इसलिए है बच्चों क्योंकि सीपी के अंतर्गत एंथैल्पी में चेंज दिखाते हैं, सीवी जो है वो केवल इंटरनल एनर्जी के चेंज को बताती है, सीवी जो है वो केवल इंटरनल एनर्जी के चेंज को बताती है, और सीपी इंटरनल एनर्जी के साथ साथ कोई और काम भी हो रहा है, जैसे पीवी के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे आप,
तो बड़ा कौन हो गया? सीपी। तो ध्यान रखना सीपी इज ग्रेटर देन ऑलवेज सीवी। ये वाला पेज भेज देना। हाँ, और क्या स्टार्ट कर दिया? हाँ ठीक है, अभी नोट्स पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स के शॉर्ट। हाँ, रनिंग आउट। सर साउंड क्लियर नहीं है। अरे तो मैंने कब बोला? सही तो बताया मैंने, ये बोला जो सीपी बताया उन्होंने सही बताया, जिन्होंने सीपी बताया वो गलत है। अरे सही हो गलत तो कभी हो ही नहीं सकते आप लोग, मैंने तो कहा ही नहीं। अब देखो, अब चलते हैं जरा रिलेशन की तरफ। तो ये मिटाऊंगी क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, देखते चलना। कौन बड़ा? सीपी। बड़े में से छोटा घटा दो, सीपी माइनस के सीवी बराबर क्या होगा? डेल एच ओवर डेल टी पी प्लस सॉरी माइनस डेल ई ओवर डेल टी वी। वैल्यू रख दी मैंने, क्या रख दी? वैल्यू। समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 के बाद देखना आप, ये चीज मैं लिखूं यहां पे, चूंकि सीपी बराबर डेल एच ओवर डेल टी पी, समीकरण 1 ऐसे दे लो भले ही, सीवी बराबर डेल ई ओवर डेल टी वी, समीकरण 2, और ये हो गया आपका समीकरण 3। ये ध्यान रखना, सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी बिकॉज, कारण लिख देना यहां, रीजन है सीवी तो केवल और केवल डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दर्शाता है, और सीपी के अंतर्गत एंथैल्पी होती है जिसमें इंटरनल एनर्जी और कुछ कार्य भी करना पड़ता है। ये वाली चीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, सीपी, और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। पूरी थर्मोडायनेमिक्स सेकंड जब पढ़ेंगे हम, सेकंड यूनिट, उसमें भी यही चीज पढ़ेंगे बार 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 बार। सीपी क्या है, सीवी क्या है, सीपी क्या, बहुत जगह पे जैसे इक्वेशन आएगी डायरेक्ट लिख दूंगी सीवी, तो आपको बताना चाहिए अरे मैडम ये तो सीवी था, मुझे याद आ गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने क्या बोला, ये इक्वेशन 3 है। तो क्या होता है, चूंकि आप जानते हो H बराबर क्या होता है? E प्लस पीवी। H बराबर क्या है? E प्लस पीवी। अब मैडम, अब हम क्या करें, मेरे पास ये सारी चीजें हैं, ये इक्वेशन 3 है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ये सॉल्व कर सकूं? तो जरा देखना, एक चीज देखते चलना कि मैडम हम ये कर सकते हैं इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाने की, ये थोड़े विचार करने पड़ेंगे आपको कि अब मुझे आगे क्या करना होगा, मैं कैसे सॉल्व करूं। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसके अलावा कुछ और नहीं। क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि इसका, ये वाले इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस समीकरण का ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन कर दें, इस समीकरण का ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन कर दें। तो जरा देखना कैसे करेंगे, डेल करो इसका इक्वेशन का डेल एच ओवर डेल टी पी बराबर स्थिर दाब पर अवकलन करना है। तो जरा देखना कैसे करेंगे, करो इसका अवकलन। कैसे करोगे? ताप के सापेक्ष अवकलन कर दिया, किस पर? स्थिर दाब पर कर दिया, प्लस दाब कांस्टेंट है, P को बाहर निकाल दो, इसका अवकलन करो V का, किसके सापेक्ष? ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर। ये इक्वेशन 4। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर मतलब नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मैं पढ़ा भी दूं तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्या मतलब है? अच्छा धीरज, देखो, अरे बच्चों जो कह रहे हो जिनकी वीडियो क्लियर नहीं है, वो एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां से कम आप, क्लासेस कितने स्टूडेंट है क्लास में भी? 56 स्टूडेंट्स में से 3 या 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं है। तो एक चीज मेरी ध्यान रखना कि आप लोगों के नेट कनेक्शन में दिक्कत है, बाकी यहां से वीडियो क्लियर है, क्योंकि मेरे भी फोन में चल रही है वीडियो, तो मेरे फोन में वीडियो चल रही है, इट मींस आपके में भी क्लियर चलनी चाहिए। फिर भी नहीं आ रही है क्लियर, तो थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम देखो, आप कहीं ऊपर छत पे जाके पढ़ो जिससे कनेक्शन अच्छा है, क्योंकि मौसम थोड़ा मुझे लगता है खराब है बाहर,
तो मौसम खराब होने की वजह से भी कभी कभी कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार फिर से देखना जो चीज समझ में नहीं आई। पहले तो ये बताओ, ये पता चला सीपी, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, सीपी सीवी से बड़ा क्यों है, ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जो कह रहे थे धीरज, आपने बोला कि मैडम मुझे समझ में नहीं आया कि सीपी के लिए सीपी बड़ा क्यों है, किस लिए है, ये चीज समझ में आ गई? फिर मैं ऐसे, आप अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, सीधी बात है। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी क्यों है? क्योंकि ये क्या है, सीपी केवल एच बराबर ई प्लस पीवी में डिफरेंस दिखा रहा है। इन दोनों के बीच में क्या क्या है, मैंने माइनस लगा दिया है, सीपी में से सीवी घटा दो, दोनों के मान लिख दिए। चूंकि एच बराबर ई प्लस पीवी है, मुझे ताप के साथ इस समीकरण का ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर मैंने अवकलन कर दिया है। और किया क्या है मैंने, ये अवकलन करना, जरा ई का अवकलन करना ताप के सापेक्ष डेल ई ओवर डेल टी स्थिर दाब पर पी, प्लस ये नियत है पी को नियत कर दिया, आयतन का अवकलन कर दो v का t के सापेक्ष, p नियत है, समीकरण 4। और किया क्या है मैंने, इस मान को समीकरण 4 के मान को समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखोगे तो क्या आएगा, cp माइनस के cv बराबर, देखते चलना, ये मान रख रही हूं मैं, इसमें रखो डेल ई ओवर डेल टी पी, यहां पर ये मान रख रही हूं, यहां पर ये मान रख रही हूं। 30 मिनट हो गए, एक बार दोबारा रिकनेक्ट हुई है।